नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। मैं हूं वकील अहमद। आम आदमी सरकार या अपना प्रतिनिधि अगर चुनता है, सिर्फ इस वजह से चुनता है कि रोज़मर्रा की जो उसकी ज़रूरतें हैं या उसकी बुनियादी ज़रूरतें हैं या उसके जो अधिकार हैं उनको पूरी तरीके से वो लोग उसका लाभ उठा सके। लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही सामने आता है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें, उत्तराखंड में ये मामला युवाओं के सामने कोई नया नहीं है। इससे पहले भी युवा आम तौर से जब से उत्तराखंड बना तब से एक धोखा ही मिलता हुआ उनको आ रहा है, वो चाहे नौकरी के नाम पर हो या फिर एक रोज़गार के नाम पर हो या उनके शोषण की अगर हम बात करें, किस तरीके से शोषण उनको किया जा रहा है। नौकरियां दे दी जाती हैं लेकिन आगे क्या कुछ होता है वो इन्हीं की ज़बानी हम सुनते हैं। चलिए साहब, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूँगा, क्या कुछ माजरा है। सबसे पहले आप अपने उत्तराखंड की बात थोड़ी सी बता दीजिएगा कि उत्तराखंड अगर बनाया था, यहाँ जितना योगदान यहाँ के युवाओं ने, महिलाओं ने, बुज़ुर्गों ने जो दिया था, जो बलिदान दिया था, क्या सोचकर दिया था और आज क्या है। 18 साल हो गए हैं सर। आज जब पहली बार हम लोगों ने उत्तराखंड बनने लगा तो हमने यही सोचा था कि उत्तराखंड के लिए हम बनने के बाद हमारे लिए काफ़ी गवर्नमेंट सोचेगी, लेकिन उसके बाद केवल पूंजीपतियों का और सरकार का, केवल इन्हीं का घर भरा गया। आम नागरिक पिछड़ा था, यूपी से अलग होने के बाद और भी पिछड़ता रहा। और जो हमने सपने सजाए थे उत्तराखंड बनने के बाद, शायद वो पूरे नहीं हुए और नहीं होने की आशाएं। चलिए, आप मेरे साथ बने रहिएगा, यहीं पर रहिएगा आप। सरकारें आती हैं जाती हैं, आप लोगों के सपने कितने साकार होते हैं? देखिए, जब सरकारें आती हैं चुनाव के समय में बड़े बड़े वायदे करती हैं कि हम अपने घोषणा पत्रों में कि यदि हम सत्ता में आए तो ये पूरा करेंगे, वो पूरा करेंगे। लेकिन पिछले 18 साल से यही स्थिति होती जा रही है कि चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, वादे तो हमसे बहुत किए जाते हैं और वो वादे सिर्फ कागज़ों तक और घोषणाओं तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन धरातल पर उनको नहीं उतारा जाता है। अच्छा, आज आप फिर धरना स्थल पर नज़र आ रहे हैं। इससे पहले भी काफ़ी कुछ आप लोगों ने संघर्ष किया था। समस्याएं क्या थी? देखिए, समस्याएं ये थी कि हम लोग अतिथि शिक्षक के रूप में पिछले 3 साल से उत्तराखंड के जो राजकीय विद्यालय हैं उनके दुर्गम क्षेत्रों में पढ़ा रहे थे। और जब इस वर्ष का विधानसभा चुनाव था तो भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र था उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से हमारे समायोजन की, या कहते हैं विधायी परीक्षण करते हुए समायोजन की बात की थी। 1 साल से ऊपर का समय हो गया है सरकार बनाए हुए, लेकिन इस संबंध में सरकार ने अभी तक कोई ठोस पहल नहीं की है। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो चुनावी घोषणा पत्र हैं वो सिर्फ जनता को, क्या कहते हैं, एक तरीके से उस समय लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और जब आपके पास 1 साल से अधिक का समय हो गया तो इस दिशा में अब तक कोई कदम उठा देना चाहिए था, परंतु इस दिशा में जब कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है तो निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो चुनावी घोषणा पत्र है वो सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है, उसको धरातल पर नहीं उतारा जाएगा। अतिथि शिक्षक या शिक्षक समाज का एक ऐसा हिस्सा है जो ज़्यादातर उसकी जो जहनी डेवलपमेंट है, उसका जो दिमागी विकास है, उसके अंदर शिक्षकों का सबसे बड़ा योगदान रहता है। और ख़ास तौर से जो शिक्षक होते हैं ऐसे युवाओं का निर्माण भी करते हैं जो भारत निर्माण में काफ़ी कुछ सहयोग साबित हो। तो आज अगर ये हालात हैं तो भविष्य कैसा होगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है कि भविष्य अंधकार में होगा, परंतु ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता को अपनी आवाज़ उठाने का पूरा हक है। यदि कोई सरकारें निरंकुश हो जाएं, बात को ना सुने, तो फिर जनता, क्या कहते हैं, अपनी आवाज़ उठाती है और जनता आसानी से दबने वाली नहीं है। आज हमारे सामने भी ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं। पिछले 4 महीने से हम लोग लगातार जो वार्ताओं का दौर है उनको जारी रखे हुए हैं, पर जब समस्या का निदान नहीं हो पाया है तो निश्चित रूप से एक आंदोलन ही, क्या कहते हैं, हमारा संवैधानिक अधिकार है जो हमारे संविधान ने हमें दिया हुआ है। और लोकतंत्र में मुझे लगता है कि जनता, सरकार को जगाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी और हम भी कहीं ना कहीं अब उसी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। चलिए, आप मेरे साथ बने रहिएगा। क्या अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है युवाओं के लिए? सर, ये अच्छे दिन तो सिर्फ घोषणाएं रह गई थी, प्रधानमंत्री से हो चाहे राज्य सरकारों ने हो, ये सिर्फ जुमलेबाजी करने के अलावा कुछ भी अच्छे दिन नहीं आए हैं अभी तक। कुछ भी अच्छे दिन नहीं आए। चलिए, एक नारा दिया जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उत्तराखंड की बेटियां भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप उत्तराखंड की बेटी कहने में थोड़ा फ़ख्र तो महसूस होता ही होगा, लेकिन जब बुनियादी समस्याएं, जो ज़रूरतें हैं, अगर वो पूरी नहीं होती तब अंदर की आवाज़ क्या निकलती है?
देखिए, सरकार नाम मात्र के लिए सरकार बोल रही है, एक नारा बना रखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये एक तरह से नारा बनाने से क्या होगा? स्कूलों की हालत देखिए आप, 300-400 बच्चे हैं स्कूलों में, 500 बच्चे हैं, कहीं कहीं टीचर वहाँ पे 3 हैं। वो टीचर क्या करेगा? आप खुद ही देखिए। मीन्स सारे काम सारे कार्य वही टीचर कर रहा है, और वहाँ पे स्कूलों में टीचर्स ही नहीं है, तो आप क्या उनका फ्यूचर होगा? जो जहाँ जिस स्कूल में टीचर ही नहीं है, अगर जो भी पूंजीपति लोग हैं उनके स्कूल में एक दिन अगर टीचर ना आए, सब लोग वहीं पहुँच जाते हैं, चाहे वो किसी भी नेता के बच्चे हों या कोई भी है। लेकिन आज जो गवर्नमेंट स्कूल में हैं वो ज़्यादातर मज़दूर, मध्यम वर्गीय और कह सकते हैं मज़दूर फैमिली से वहाँ पे उनके पेरेंट्स बिलोंग करते हैं, वो वहाँ पे शिक्षा ले रहे हैं। तो क्या उनका अधिकार नहीं है शिक्षा लेने का? क्या उन बच्चियों का अधिकार नहीं है? 60 से 70% हमारे यहाँ महिलाएं हैं, सब आज सड़कों में हैं। मतलब अपनी पारिवारिक कंडीशन सबकी ख़राब है, तभी भी मीन्स नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट मतलब उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, मतलब ये डायलॉग तक ही सीमित रह चुका है। दोबारा आऊँगा। एक और उत्तराखंड की बेटी है, चेहरे पर मायूसी है, क्यों? सर, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है और रोज़गार की कोई आशा नहीं दिख रही है। चलिए, दिलों की हालत साफ तौर से चेहरे पर बयान होती है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, और सरकार नहीं कुछ कर रही है, चेहरा मासूम है, रोने को तैयार है। चलिए, आप एक युवा हैं, किस तरीके से देखते हैं आज अपनी लाइफ को? कहाँ खड़े हैं आप? जैसे यहाँ पे बीजेपी सरकार जो बनी थी केंद्र में, और मोदी जी जब सबसे पहले यहाँ पे आए थे, उन्होंने यही कहा था कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ की जो जवानी है वो पहाड़ के ही काम आएगी। लेकिन आज बिल्कुल भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। पहाड़ से तभी लोग पलायन कर रहे हैं क्योंकि वहाँ सुविधाएं नहीं हैं। आज सरकारी स्कूल ही आप देख लीजिए कि वहाँ बच्चे, ऐसा पहाड़ में कोई स्कूल भी सरकारी स्कूल ऐसा कोई नहीं है जहाँ 300 से या 300 से ज़्यादा वहाँ बच्चे नहीं हैं। बच्चे सभी स्कूलों में हैं, लेकिन टीचर कहीं भी नहीं है। अच्छा, जनता को के सामने क्या ये सबसे बड़ा धोखा नहीं है कि जो वादे किए गए थे वो धरातल पर कोई भी नहीं उतरा? लाखों लोग आपको देख रहे हैं, उनको बताइए हकीकत क्या है। मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जो वादे किए थे, सरकार उस पे अपने वादे पे खरी नहीं उतर रही है। बिल्कुल झूठे उन्होंने वादे किए थे, और सरकार जनता मजबूर हो गई है अपने मतलब आंदोलन करने पे, सड़कों पर उतरने के लिए। चलिए, आंदोलन करने को मजबूर हो गई हैं। आप एक युवा हैं, आज अपने आप को किस हालत में देखते हैं? क्योंकि इससे पहले भी सरकारें, मैं किसी पार्टिकुलर की नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कांग्रेस की भी सरकार रही है, भाजपा की भी सरकार रही है। 18 साल पूरे हो चुके हैं उत्तराखंड को बने हुए। आज अपने आप को आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई इन सब हालातों से पलायन रुक जाएगा या आपका भविष्य सुरक्षित होगा? जी, मैंने पढ़ाई किया, फिर एमए किया, फिर से एमए किया। पढ़ाई करते करते इतनी उम्र हो गई, आज 30 से ऊपर हो गए, तो इसलिए की थी कि रोज़गार मिले, कुछ आय का साधन हो। हम लगे भी थे, गेस्ट टीचर में लगे थे, ठीक है। उससे पहले भी हम कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे। मानदेय जो भी है ठीक हुआ, लेकिन अब 3 साल हमें हो गए। अब हम वेल क्वालिफाइड हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारा हाई कोर्ट में भी उन्होंने कहा है कि आप बिल्कुल, ये फेयर आपका काम हुआ है, इसमें आप क्वालिफाइड हो, बिल्कुल ये बैकडोर की एंट्री नहीं है। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब हमें क्या करें। सुनिए, आपने हाई कोर्ट का भी जिक्र यहाँ पर किया। हाई कोर्ट को जो है ना, न्यायालय एक ऐसी चीज़ है जो सभी लोगों के लिए न्यायपूर्ण बात करता है। तो ऐसे हालात सरकार ने आप लोगों के लिए बनाए ही क्यों कि आप लोगों को न्यायालय जाना पड़े? क्या सरकार के पास कोई ऐसी स्पष्ट नीति नहीं थी युवाओं के लिए? जी हाँ, ये बिल्कुल सरकार की कमी है। सरकार चाहती तो न्यायालय में अपना कुछ भी जवाब दे सकती थी। शिक्षकों की कमी, लेकिन सरकार के मंशा नहीं लग रही है। बिल्कुल उन बच्चों का सरकार को दर्द ही नहीं है जो बच्चे गांव में पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे कैसे रहे हैं? वो स्कूल आ रहे हैं और जा रहे हैं। टीचर्स नहीं हैं, बिल्डिंग्स नहीं हैं, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। और अभी यूट्यूब पे भी किसी ने डाला था ये बिल्कुल कि वहाँ पे टीचर्स ही नहीं हैं, बच्चे पढ़ाई कैसे करें? आ रहे हैं और घर जा रहे हैं। और सरकार ने जब अप्रैल में नया सिलेबस NCERT लागू किया, उसके लिए कहा था कि बिल्कुल 1 अप्रैल से सभी स्कूल में टीचर्स होंगे और होंगे। लेकिन हमें लगा कि होंगे, लेकिन आज देख लो आप, बिल्कुल सरकारी स्कूल सब खाली हैं। और आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। ठीक है। चलिए, युवाओं का साफ तौर से दर्द झलकता है कि सरकार की मनसा ही नहीं है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिएगा। आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी से हर कोई है परेशान। अच्छी सेहत के लिए नहीं मिल रहा है कोई निदान। नेशन 1 पर डॉक्टर्स करेंगे
आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान। तो देखिए हमारा खास प्रोग्राम नेशन हेल्थ प्लस हर शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ नेशन 1 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात कर रहे थे युवाओं के दर्द की। उत्तराखंड के युवाओं का जो दर्द है उसी को लेकर चर्चा हो रही थी, बेरोजगारी को लेकर। क्या कुछ उन लोगों के मन में जो हालात बनते हैं। मैं दोबारा फिर आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि लगातार इस संघर्ष को हमने भी नज़दीक से देखा है और सरकारों ने आपके साथ वादे भी किए हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की सरकार रही हो या कोई भी नेता रहा हो। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि लगातार इस तरीके के हालात से आप लोगों के साथ छलावा हो रहा है? बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं पूर्णतः इस बात से आपकी सहमत हूँ कि हमारे साथ छलावा किया जा रहा है। क्योंकि यदि किसी की मंशा साफ़ है कि मुझको ये कार्य करना है तो मुझे नहीं लगता क्या कहते हैं कि उसमें किसी भी कोई भी बिना देरी किए हुए कार्य पूर्ण किया जा सके। तो निश्चित रूप से सरकारें हमको छल रही हैं और जब तक मैं ये कहता हूँ उत्तराखंड का युवा और उत्तराखंड की जनता जागृत नहीं होगी, ये छलावा बरकरार रहेगा। क्योंकि पिछले 18 साल से जब ये छलावा चल रहा है तो ऐसी स्थिति आगे भी बरकरार रहेगी। लगातार एक जो है ना सर्विस के लिए या सरकारी नौकरी या गैर सरकारी के लिए एक टाइम लिमिट होती है। तो आप लोग जिस हालात में, जिस स्टेज में इस वक्त हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ उसके लिए आप सफिशेंट हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो दूसरे अवसर है वो भी आपसे जो है ना ख़त्म हो जाए। बिल्कुल, निश्चित रूप से हमारे जो बहुत सारे साथी हैं जो आपने बात रखी है, अब ओवर एज हो चुके हैं, 3 साल अपने विभाग को दे चुके हैं और हमारे सामने ऐसी स्थिति हो गई है कि 3 साल से हम लोग इस विभाग में, तो अब कहीं और जाने का हमारे लिए कोई अवसर नहीं है। जी। तो क्या सरकार की नीति में बदलाव आना चाहिए या सरकार की मंशा ही ठीक नहीं है? देखिए, सरकार को नीति में बदलाव भी करना पड़ेगा और सरकार को अपनी मंशा भी बनानी पड़ेगी। जब तक सरकार मंशा नहीं बनाएगी तब तक नीति में बदलाव नहीं आएगा और नीति में बदलाव तभी आएगा जब सरकार कोई दृढ़ इच्छा शक्ति करे। और निश्चित रूप से यदि सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं कर रही है तो सरकार सोई हुई है और सरकार को, जो सोई हुई सरकार है, उसको जगाने के लिए हम सभी लोग बिल्कुल हर तरीके से तैयार हैं। ठीक है। आप अपनी लाइफ से संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जब मैंने एजुकेशन ख़त्म की थी उसके बाद तुरंत जो मेरी उम्र थी 25 साल, उस समय मैं तुरंत इस गैस टीचिंग में हो गया था, जिस कारण मैंने अब कहीं के लायक नहीं रह गया। मैंने शिक्षा विभाग को अपने 3 साल दिए, जो मुख्य 3 साल होते हैं एजुकेशन के बाद, जिससे आदमी अपने रोज़गार की अवसर चुनता है, वो अवसर ही मुझसे छीन दिए गए हैं। इसलिए मैं अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं हूँ। एक पहाड़ी युवा होने के जिस तरह मैंने एजुकेशन प्राप्त की, जिस तरह मैं उस इन्वायरमेंट को जानता था, उस तरह से सरकार ने हमारे साथ छलावा किया है। आज हमारे पहाड़ के जो छोटे नौनिहाल हैं पूरे स्कूल खाली हैं। हमारे गांव में जो मेरा क्षेत्र है वहीं पे हर स्कूल में 8-9 पोस्ट, 9 शिक्षक खाली हैं। शिक्षा स्तर में बिल्कुल निम्न हो चुका है। हम भी चले गए, आने वाले बच्चे भी चले जा रहे हैं। क्योंकि उनका जो शिक्षा का स्तर उनका भी गिर रहा है। वो क्या करेंगे आगे जब उनको जो एजुकेशन इस समय मिलनी चाहिए थी 9, 10th या 11th, 12th, इस समय की जो शिक्षा उनका जो साइंस वाला बच्चा है, आर्ट वाला बच्चा, वो इसी समय तैयारी करता है। यही सब उसका आगे भविष्य निर्धारित होता है। वही भविष्य जब अधूरा रह जाए तो बच्चा आगे क्या करेगा? ये बिल्कुल। चलिए, युवाओं की जवानी किस तरीके से यहाँ पहाड़ के काम आ रही है, इनका दर्द आपने खुद ही सुना है। आपसे एक सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से हर सरकार अपने अपने घोषणा पत्र जारी करती है तो वो किस लिए करती है और कहाँ चले जाते हैं आप? जब कोई भी सरकार अपना घोषणा पत्र जारी करती है तो वो केवल आम जनता को छलावे के लिए ही बनाया जाता है। अगर ये चीज़ धरातल पे उतरे तो शायद पहाड़ का भी विकास हो सकता है। और इसके अलावा जैसा कि सरकार कहती है पलायन रोका जाए, अगर सरकार सच में पलायन रोकना चाहती है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि पहाड़ के अंदर जितने भी गेस्ट काम कर रहे हैं शायद वो पलायन भी रोक रहे हैं और शायद शिक्षा को भी बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा, लगातार जिस तरीके के हालात जो है ना पहाड़ के इस वक्त हैं, क्योंकि आप नज़दीकी से जानते हैं जहाँ के आप रहने वाले हैं, मैं नहीं पहाड़ का रहने वाला हूँ, लेकिन जनता आपको देख रही है, उसको बताइए हकीकत सच्चाई क्या है। क्या जितने वादे किए गए थे वो टोटल धरातल पर उतरे हैं या सब ऐसे ही नाकारा गए हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में अभी तक जहाँ तक मेरा अनुमान है कि कोई भी कार्य नहीं किया गया। जो बड़े बड़े वादे किए गए थे, भले वो हमारे मुख्यमंत्री द्वारा किए गए थे या शिक्षा मंत्री द्वारा, शायद अभी तक कुछ भी पूरा नहीं हुआ। और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि अभी वो शुरुआत ही नहीं हुई है उस चीज़ की। शुरुआत नहीं।
तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं आप लोगों की? हम लोग की ना कोर्ट द्वारा कोई सुनवाई हो रही है, और मुख्यतः कोर्ट के पीछे तो हमने जाना ही क्यों है, क्योंकि वो तो एक ऐसा विषय है कि वो कोर्ट अपने आप उसको क्लियर करेगी, लेकिन गवर्नमेंट उसको क्लियर नहीं कर रही। सरकार की मंशा अगर होती तो शायद आज हम स्कूलों में होते। चलिए, गवर्नमेंट की मंशा नहीं है। एक सवाल यहाँ पर ये होता है कि इससे पहले भी आप लोगों के धरने मैं रात दिन भी देखे हैं, मुख्यमंत्री हरीश रावत और शिक्षा मंत्री भी आपके धरनों में शामिल हुए हैं, तो वजह क्या रही? क्या उन लोगों की मंशा नहीं थी, या सिर्फ जो है ना राजनीति युवाओं के साथ खेली जा रही है? मैं यही कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट चाहे कोई भी है, अपना मीन्स घोषणा पत्र में ये बोल देते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं जनता के साथ, तो जनता इनकी बातों में आ जाती है, और लेकिन ये धरातल पे ये काम नहीं होता है। राज्यपाल के घोषणा पत्र में भी हमारा जिक्र है कि इनका समायोजन किया जाए, आज वो भी बात मीन्स नहीं हो पा रही है। इनका पार्टी के विज़न डॉक्यूमेंट्स में भी है। पुरानी गवर्नमेंट भी आई है, उन्होंने भी अपना मीन्स कह सकते हैं कि अपना लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने सबको लगा दिया, जितनी पोस्टें हैं उतनी लगानी चाहिए। पोस्टें खैर बहुत सारी थी, लेकिन एक मतलब नीति के अंतर्गत चलते तो आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती है, नहीं होती ऐसी। लगातार जैसे हालात बन रहे हैं, क्या पलायन रुकेगा? जिस हिसाब से हमारी उत्तराखंड सरकार काम कर रही है, इससे तो पलायन रुकेगा नहीं। एक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को जुमलेबाजी की सरकार कहा जाता है, लेकिन मैं कहूँगा कि हमारी राज्य सरकार जुमलेबाजी में केंद्र सरकार से आगे निकल गई है। तो माना जाए जिस तरीके से लगातार जो है ना आपका मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन भी रहता है, तो सरकार क्या आप लोगों की हमदर्दी के तौर से पैरवी नहीं करती वहाँ पर? जी, सरकार ने एक राजनीतिक मोहरे के रूप में अतिथि शिक्षकों को इस्तेमाल किया है, चाहे पिछली सरकार ने चाहे इसी सरकार ने। इनको ना युवाओं के रोजगार की चिंता है, ना नौनिहालों के भविष्य की चिंता है। अगर नौनिहालों के भविष्य की चिंता होती तो स्कूल खाली नहीं होती। आप अगर पहाड़ों के स्कूलों में जाएंगे तो 1 शिक्षक, 2 शिक्षक, 3 शिक्षक के भरोसे पूरा इंटर कॉलेज चल रहा है। वो बच्चे क्या कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, सरकार इनकी ज़बानी कुछ बातें आप लोगों ने ही सुननी है, और भी हैं साहब। आप क्या कहेंगे, जैसे हालात यहाँ पर जो है ना बन रहे हैं आप लोगों के साथ, कितने दिनों से ये सब जो है ना जुमलेबाजी चल रही है, और आप लोग कब से बेरोज़गार हो और भविष्य को लेकर एक चिंता बनी रहती है? सरकार जो है ये अपना गाड़ी किसी तरह खींच रही है, पटरी पे तो आ नहीं रही है, लेकिन धीरे धीरे वो खींच रही है। कैसे कि अब हमें जुलाई सितंबर अक्टूबर में ज्वाइनिंग देती है, फिर मार्च में निकाल देती है। अपना काम निकाला, बाकी हमें बाहर कर देती है। ये अपना काम खींच रही है, किसी तरह चला रही है कि इनके जो पट्टी है वो चलता रहे। लेकिन ये 3 साल से तो खींच लिया, लेकिन हम भी समझ गए हैं कि ये सरकार अब ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। हम अपने अधिकारों के लिए इन्हें छोड़ेंगे नहीं। यहाँ तक कि बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं कि हाँ सर कब आ रहे हो आप स्कूल में पढ़ाने के लिए हैं, और सरकार हमें यही भरोसा दे रही है कि बस हम 2 दिन में भेज रहे हैं, 3 दिन में भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कर कुछ नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा है उनका। तो ये सरकार जो है वो हमारे साथ बहुत बड़ी छलावा कर रही है। और पहाड़ पे जो शिक्षा मेन चीज़ है वो स्कूलों में उपस्थित ही नहीं हो पा रही है, तो क्या करेंगे? तो लोग पलायन भी कर रहे हैं पहाड़ों से नीचे। तो पहाड़ की जो स्थिति है बहुत दयनीय स्थिति है, और ऐसे ही चलता रहा तो 5 साल में पूरा पहाड़ खाली हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों के मन में कोई ऐसा है कि भाई कोई विचार के इस नीति के तहत सरकार जो है ना हमारे साथ छलावा भी नहीं होगा, सरकार इस नीति पर चले ताकि जो शिक्षा है वो सब तक पहुंच जाए और आप लोगों का रोज़गार भी बचा रहे? ऐसा कोई आपके जहन में कोई विचार है ऐसा? हाँ, ये तो बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। मेन बात है कि सरकार तो बोल रही कोर्ट से कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उस पर अपने कार्रवाई नहीं कर रही। हमें केवल भुला रही है, लॉलीपॉप दे रही है, बोल रही है कि हम कल कर देंगे, परसों कर देंगे, आपकी सुनवाई। हमारा याचिका लगभग 4 महीने से लगा है। एक अल्पकालिक वाली है वो 2 साल से चल रहा है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही और सरकार भी कुछ नहीं करना चाह रही है इस पर। और जिस हिसाब से सरकार ये सब देखते हुए हमें ये नहीं लग रहा कि सरकार इस पर कुछ करने पाएगी। इसके लिए हमें कुछ न करना पड़ेगा, सरकार को जागृत करना पड़ेगा। इसके लिए जब चाहे हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, और सरकार को ज़रूर जागृत करेंगे, और हम अपने ओर उनका ध्यान आकर्षित ज़रूर करेंगे। अच्छा, परिवार से हैं आप? कितने परिवार में हैं आपके? कौन कौन है, क्या क्या है? मेरे परिवार में लगभग 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। हाँ। अच्छा, और वो आपका अपना कॉन्फिडेंस जो है ना परिवार के सामने बना रहता है या लूज? बिल्कुल जीरो हो गया है। अब देखते हुए तो बिल्कुल जीरो हो गया है। ये 4 महीने से जो सरकार हमारे साथ छलावा कर रही है, इसको देखकर हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो गया है। लेकिन अब हम इसे जीरो नहीं होने देंगे
और हम कुछ करके दिखाएंगे 10-12 दिन में। हम जो भी होना होगा हमसे हम करके दिखाएंगे। शादी हो गई? बच्चे भी हैं? बच्चे भी हैं। क्या जवाब देते होंगे यार, आप बेरोजगार आदमी हो? उनको बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है। पहली बात तो मैं आपकी एक जानकारी लेकर बता दूं कि राज्य की जो परिकल्पना हुई हम लोगों की, उत्तराखंड राज्य की पहाड़ के विकास के लिए हुई थी और पलायन रुकने के लिए हुई थी कि पलायन रुके। और पहाड़ का सबसे 3 मुद्दे सबसे बड़े हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, जिनमें से तीनों ही मुद्दे ख़त्म है सरकार की उससे। और दूसरी बात मैं आपकी जानकारी लिए बता दूं कि जो लोग पलायन की बात कर रहे हैं वो खुद पलायन कर चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो जो लोग पलायन की बात करते हैं वो पलायन को रोकें। और दूसरी बात, अभी हमारे यहाँ उत्तराखंड में एक पलायन आयोग का गठन किया गया था, जिसका कि अभी तक रिजल्ट मुझे लगता है कि 0 है। और दूसरी बात, सरकार खूब पिछली बार बड़े ढिंडोरे पीटे सरकार ने, या तो मुझे लगता है कि अभी डबल इंजन की जो सरकार है वो पहाड़ में चढ़ी नहीं है। शायद मुझे लगता है कि उनके ब्रेक दो यहीं देहरादून तक आके ही सिमट गए। दूसरी बात, सर्व शिक्षा अभियान की बात बहुत करती है सरकारें कि हम सर्व शिक्षा सभी के लिए शिक्षा, लेकिन सर्व शिक्षा अभियान का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे क्लियर होगा जब टीचर है ही नहीं? तो सर्व शिक्षा अभियान का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे क्लियर होगा? दूसरी बात कोर्ट की है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि हम लोगों के लिए जो कोर्ट, जब हम लोगों की जो भर्ती हुई थी, हम लोगों की नियुक्ति जो हुई थी, तो बाकायदा पूरी फेयर प्रोसेस से हुई है। आप लोगों ने अगर देखा होगा कोर्ट का जो डिसीजन है डबल बेंच का, उस डिसीजन में साफ कहा है, क्योंकि भाई उसमें पूरा विज्ञापन जारी हुआ और 86,000 लोगों ने फॉर्म भरे हैं। तो ये तो एक मंशा है सरकारों की, पिछली सरकार थी उनने भी हमारे ऊपर राजनीति करी, और जो वर्तमान सरकार है, भाई सरकारें तो आते जाते रहेंगी, लेकिन पहाड़ का जो युवा है लगभग हम लोग लगभग 5,000 लोग हैं, और इन 5,000 लोगों से कम जो है 5,000 परिवार जुड़े हुए हैं। तो लगभग मुझे लगता है कि मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ। अब मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बीवी है और मेरे माता पिता है। अब मैं आज सरकार ने मेरे को आज सड़क पे ला दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ? 3 साल मेरा शोषण कर लिया। अब प्राइवेट स्कूल में जाऊँ तो वो कहते हैं कि आप गेस्ट टीचर हो, मैं आपको नौकरी नहीं दूंगा, या तो पहले आप एफिडेविट दो। तो मेरे सामने इस समय पहला तो मेरे पास रोज़गार का संकट गहरा गया। सबसे बड़ी बात, मेरे पास रोज़गार का जो साधन है मेरे एकदम ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा, बीवी डिमांड करती है, गुस्सा आता है? सर हर किसी की रहता है सर, हर को डिमांड करता है, लेकिन एक मतलब कम मानदेय अब आप लगाओ 15,000 रुपये, क्या हो सकता है? 15,000 रुपये मानदेय में आज कुछ भी नहीं होता है। लेकिन हमने भी फिर भी पूरी, मैं आपको बता दूं, मैं दुर्गम से दुर्गम विद्यालय में था और मेरे पास प्रूफ है, मेरा 3 साल का रिजल्ट 2015, 16, 17 का जो रिजल्ट है 100% है अपनी मेहनत से। और आज तक मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी हम लोगों को 14 जो CL मिलती है, मेरी 14 आप चाहें तो मतलब कहीं से खुजवा भी सकते हैं, मतलब 3 साल में मेरी एक भी छुट्टी नहीं ली। और दुर्गम से दुर्गम विद्यालय जहाँ 17-18 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, जहाँ पे मतलब मुझे लगता है कि परमानेंट टीचर भी रहना नहीं चाहता है। अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है सर। चलिए, लगातार हम बात कर रहे हैं, एक और शिक्षक मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहें, क्या मन में है इस वक्त जो है ना, क्या हालात, जैसे हालात बने हुए हैं? सर, हालात अतिथि शिक्षकों के उत्तराखंड में बिल्कुल सही नहीं बने हैं। पूरे भारतवर्ष में 29 राज्यों में, अधिकांश राज्यों में अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं। दिल्ली में भी अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं। वहाँ पे उनके लिए बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है सरकारों के द्वारा, और वो स्थायी नियुक्ति के बिल्कुल कगार पर हैं, नज़दीक हैं। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने हमें 2015 में नियुक्त किया था, और उत्तराखंड सरकार के माध्यम से ही 2018 में हमको बाहर कर दिया गया। जबकि उत्तराखंड के अति से अति दुर्गम जो विद्यालय, मैं खुद अति दुर्गम विद्यालय में हूँ, वहाँ पे 530 बच्चे हैं, और वहाँ पर आज वर्तमान में 5 प्रवक्ता के पद और 3 LT के पद रिक्त हैं। और बिल्कुल आपने बता दिया। अब मेरा सवाल आपसे जो है ना इस वक्त ये है कि क्योंकि आप लोगों से यहाँ की कुछ सरकारों ने, राजनीतिक पार्टियों ने ये वादा करके गए थे कि आप डबल इंजन दीजिएगा, हम आपको रोज़गार भी देंगे। उस नज़रिए से आपका क्या कहना है? सर, हमने बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी ने डबल इंजन की इच्छा रखी थी, और हमने भी माननीय प्रधानमंत्री जी से ये इच्छा रखी थी, ये आशा रखी थी, ये विश्वास रखा था कि अगर हम माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने के अनुसार उत्तराखंड को डबल इंजन की सरकार देंगे। क्योंकि वर्तमान में 18 सालों में यही हुआ कि जब केंद्र में दूसरी पार्टी रही है तो यहाँ पे अपोजिट पार्टी रही है, यानी कि पार्टी कांग्रेस की केंद्र में थी तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। लेकिन वर्तमान में केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और राज्य में भी, हमारे उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बिल्कुल हमने डबल इंजन की सरकार दी है, लेकिन हमारी जो आशा थी कि हमें, हमारे साथ माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी न्याय करेंगे, वो न्याय हमें नहीं मिला। हमारा अधिकार हमें नहीं मिला। हमें रोज़गार से विमुख कर दिया गया, हमें रोज़गार से वापस कर दिया गया। हम 3 सालों में इतना टूट चुके कि अब हम कहीं
दूसरी जगह रोजगार प्राप्त करने के लिए सोच भी नहीं सकते। इसलिए लगातार हमने यहाँ के युवाओं से बातचीत की, युवाओं का दर्द भी आप लोगों ने सुना। काफ़ी लंबे समय से ये लोग जो है ना समस्या इनके सामने है, संघर्ष कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि सरकारें आती हैं जाती हैं, इनकी समस्याएं जो कि तो ही रह जाती हैं। अब ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनकी समस्याओं का समाधान कब तक हो पाता है। ये बात तो बिल्कुल तय है कि जो निराशा, जो दिल के अंदर इनकी टीस है, उसको सरकारों को समझना होगा। आवाम की आवाज़ के तहत आपने युवाओं का दर्द सुना। आवाम की आवाज़ में आज मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।